नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और ये रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। लगभग हमने 50% चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। लगभग 45 मिनट से ऊपर की वो वीडियो है। आप सभी जरूर से जरूर फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देखें, है ना, ताकि आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ सके। भाई फर्स्ट पार्ट को देखना कंपलसरी है, जब भी जाके सेकंड पार्ट में जो टॉपिक मैं समझा रहा हूं उसको आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ में और एक एक करके सारी चीजों को समझना शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। इससे पहले के सारे टॉपिक मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं, है ना। जैसे कि इससे पहले जो आखिरी क्लास में हम जो आखिरी टॉपिक हमने जो समझा था वो है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था तक हमने कर लिया है। हम आज की क्लास में सेकंड पार्ट में हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी, है ना। अब इस साम्राज्य को हम भारतीय इतिहास में कितना महत्व देते हैं, इसको कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी हम बात करते हैं। तो चलिए जी, देखिए, तो मौर्य साम्राज्य को कितना महत्वपूर्ण माना जाए, इसको लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ विद्वान इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ इस साम्राज्य को बहुत कम महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। तो सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा है कि ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण, यानी कि ज्यादा महत्वपूर्ण होने के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं भाई, क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं इतिहासकार, क्यों इसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मौर्य साम्राज्य का इतिहास, मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य का इतिहास भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। पहली बात तो ये, अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक जो था एक बहुत शक्तिशाली राजा था और परिश्रमिक शासक था। यानी कि मौर्य राजा थे जो थे वो शक्तिशाली तो थे ही थे, साथ ही साथ बहुत ज्यादा परिश्रमी थे, बहुत ज्यादा मेहनती थे। इस वजह से वो काफी ज्यादा फेमस थे उस समय, है ना। साथ ही साथ अद्भुत मूर्तिकला, मौर्य साम्राज्य की मूर्तिकला भी भाई बहुत अद्भुत थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो इस वजह से भी पूरे इतिहास में आप देखेंगे तो सबसे अच्छी मूर्तिकला मौर्य साम्राज्य की मानी जाती है। वैसे गुप्त काल में भी मूर्तिकला बहुत अच्छी थी, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य की मूर्तिकला सबसे बेहतर मानी जाती है ना। आखिरी पॉइंट क्या है कि यहाँ के राजा उपाधियों का प्रयोग नहीं करते थे भैया। जो राजा महाराजा जो थे वो कोई विशेष उपाधि नहीं लगाते थे। अब पुराने समय में क्या होता था कि राजा महाराजा अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बहुत सारी उपाधियां लगाया करते थे, जैसे कि महाराजा धीराज, है ना, महाराजाओं का महाराजा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी उपाधि लगाते थे। लेकिन मौर्य शासकों की खासियत ये थी कि उन्होंने अपने नाम के आगे किसी विशेष उपाधि का इस्तेमाल नहीं किया था, और इस वजह से भी लोग इनको उदार समझते थे। मतलब चमकाऊ टाइप के नहीं थे, है ना। चमकाने के लिए लोग अलग अलग उपाधि लगा लेते हैं ना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था भाई। ये साधारण सिंपल रहने वाले राजा थे। तो इन सभी कारणों से मौर्य साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब देखो जी, कुछ विद्वान मौर्य साम्राज्य को कम शक्तिशाली या कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, आप सभी को पता है कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो यह साम्राज्य केवल 150 साल तक ही चल पाया। ठीक है, केवल 150 साल तक ही चल पाया भाई। भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे साम्राज्य हुए जो कि 300 साल तक, 400 साल तक शासन किया। बहुत सारे राजाओं ने, मतलब उनके राजवंशों ने, बहुत सारे साम्राज्य का जो समय काल था वो बहुत लंबा था। लेकिन मौर्य साम्राज्य का समय काल मात्र 150 साल रहा, जो कि भारतीय इतिहास में एक बहुत ही छोटा टाइम पीरियड माना जाता है, एक बहुत ही छोटा समय है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बहुत कम समय तक इन्होंने शासन किया। दूसरा, मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों तक नहीं फैल पाया। खास करके अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, ठीक है, अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत कम था भाई। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य की पकड़ जो थी, मौर्य साम्राज्य के राजाओं की पकड़ बहुत कम थी, बहुत कमजोर थी, है ना। ये साम्राज्य केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित रह गया था। उत्तर जो भारत है, उत्तर भारत में ही साम्राज्य सीमित रह गया, है ना। और इसके अलावा साम्राज्य की सीमाओं के अंतर्गत नियंत्रण एक जैसा नहीं था। वही मैंने बता दिया कि दक्षिण भारत में या फिर पूर्वोत्तर भारत में इनका नियंत्रण बहुत ही कमजोर था। केवल राजधानी और उसके आसपास के एरियाओं में इनका नियंत्रण बहुत ही अच्छा था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते तक उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे थे। बहुत सारे शक्तिशाली राजा उभर के सामने आने लगे जिन्होंने इस साम्राज्य को कमजोर बना दिया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको, मौर्य साम्राज्य कम शक्तिशाली क्यों था?
उसमें आपको बताने थे। चलिए जी, अब अगला अगला हेडिंग आता है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। तो इसमें हम दक्षिण भारत का इतिहास जानेंगे। देखिए जी, स्टार्टिंग से ही जब हम भारत की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में हम केवल उत्तरी भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, उत्तर भारत के इतिहास को ही जानते हैं। दक्षिण भारत को बहुत कम महत्व दिया जाता है। आप दक्षिण भारत के कितने ही राजाओं को जानते हैं? बहुत कम, गिने चुने किसी राजा के नाम जानते होंगे, है ना। तो ये भेदभाव होता है। जैसे अभी भी अगर राजनीति होता है तो ज्यादातर यूपी, बिहार, है ना, बंगाल, इन राज्यों की राजनीति की खबरें आपको देखने को मिल जाएगी। साउथ में जो राजनीति चल रही है उसकी खबरें बहुत कम देखने को मिलेगी, है ना। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दक्षिण वाले कटके रह जाते हैं, ये चीज देखने को मिलता है। तो शुरुआत से ही उनके साथ ऐसा होता आ रहा है। भारतीय इतिहास को जब पढ़ाया जाता है तो दक्षिण भारत के इतिहास को बहुत ही कम महत्व दिया गया है। यहाँ पे हम दक्षिण भारत के दक्षिण के राजा और सरदारों की बात करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि उपमहाद्वीप कि अगर आप दक्कन के एरिया की बात करो, जैसे कि आप अगर साउथ में जाओगे, ठीक है, इधर आपको पता है भाई, इधर आपका तमिलनाडु है, इधर केरल है, इधर कर्नाटक है ना, ये पूरा एरिया आपका आंध्र प्रदेश का है, इधर तेलंगाना का है, ये वाला महाराष्ट्र का है, इधर का पूरा एरिया आपका महाराष्ट्र कहलाता है ना, महाराष्ट्र है ये आपका पूरा ही, ये वाला महाराष्ट्र है। तो साउथ में आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पूरा एरिया अगर हम ले तो पूरा ये प्योर साउथ हो गया आपका नीचे का, ठीक है। तो होता क्या है कि दक्कन और उसके दक्षिण के क्षेत्रों में, जिसको उस समय तमिलकम कहा जाता था, लगभग हम 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के आसपास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय इसको हम क्या बोलते थे? तमिलकम बोलते थे, तमिलकम क्षेत्र बोला जाता था। और तमिलकम क्षेत्र यानी कि दक्षिण भारत को हम बोलते थे तमिलकम, जिसमें आधुनिक समय का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल आ जाता है, ठीक है। इन इलाकों में, इन एरियाओं में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे सरदारों का उद्भव होता है, उनकी सरदारी होती है जिसपे वो अपना शासन चलाते हैं, जैसे कि चोल, चेर, पांडे, है ना, इनकी सरदारियों का उदय देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ के राजा को सरदार कहा जाता था, और उन जिन एरियाओं पे सरदार अपना शासन चलाते थे उसको सरदारी कहा जाता था। आइए बात समझ में, है ना। यह राज्य बहुत ज्यादा समृद्ध थे और स्थायी सिद्ध हुए थे। बहुत ज्यादा मतलब आर्थिक स्थिति से अगर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति थी इनकी, समृद्ध थी। इन राज्यों के बारे में अच्छा, ये जो तमिलकम क्षेत्र है या फिर जो चोल, चेर, पांडे की हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के भाई स्रोत क्या है हमारे पास? तो ये तीनों ही राजवंश दक्षिण भारत से थे। चोल, चेर, पांडे की हम बात कर रहे हैं, और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तमिल संगम ग्रंथ। संगम ग्रंथ शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। संगम का मतलब क्या होता है भैया? संगम का मतलब होता है मिलन। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि भाई दक्षिण भारत के इतिहास को बहुत कम महत्व दिया गया, बहुत कम दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ाया जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो क्या हुआ कि शुरुआत में जब बहुत सारे कवि थे दक्षिण भारत की, उनको लग रहा था कि भाई हमारे इतिहास को महत्व नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे कोई बढ़िया इतिहासकार नहीं है जो कि दक्षिण भारत के इतिहास को लिखे। तो दक्षिण भारत के बहुत सारे कवियों का संगम होता है और इसीलिए वो एक ग्रंथ लिखते हैं जिसको संगम ग्रंथ कहा गया, ठीक है। तो ये संगम ग्रंथ में ही तमिलनाडु या फिर दक्षिण भारत का जो इतिहास है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का जो इतिहास है, उसको तमिल संगम ग्रंथ में लिखा गया है। आई थिंक इसको 300 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के दौरान तमिल संगम ग्रंथ की रचना की गई थी, ठीक है जी। सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। जो सरदार है या फिर जो राजा है वो लंबी दूरी का जो व्यापार है, व्यापार, क्योंकि अभी भी आप व्यापार की बात करो तो टैक्स का, इनकम का, सरकार की इनकम का सबसे मेन स्रोत व्यापारी होता है ना। और उस समय भी था, तो व्यापार के माध्यम से धन जुटाते थे। इनमें कुछ राज्य जैसे कि सातवाहनों की बात कर लो, शक की बात कर लो, तो सातवाहन जो थे वो महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र से इन्होंने शासन किया था। और शक की बात करूं तो भाई जो शक वंश के राजा थे वो गुजरात से थे, है ना। तो इनमें ये काफी ज्यादा शक्तिशाली राजवंश माने जाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, दैविक राजा की बात कर लेते हैं। दैविक राजा यानी कि इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कुछ ऐसे राजाओं की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करने की कोशिश की। देवतुल्य यानी कि देवताओं जैसा अपने आप को दिखाने की कोशिश किया था, उनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो देखो, राजाओं के लिए पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ाव था। मतलब राजा महाराजा ना अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे ताकि अपने आप को देवताओं जैसा दिखा सके। और इसका एक बहुत बढ़िया तरीका यह था कि अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ लो, उनके नाम के साथ जोड़ लो, है ना। कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मतलब कि अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए
देवी देवताओं के साथ जोड़ना, ये एग्जाम्पल कौन देते हैं भाई? कुषाण वंश के राजा देते हैं। कुषाण वंश बहुत पावरफुल वंश हुआ। इनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था कनिष्क, ठीक है, क्या नाम था? कनिष्क, ठीक है जी, सबसे शक्तिशाली राजा इनका कनिष्क था। तो इन्होंने देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए, अपने आप को देवताओं जैसा दिखाने के लिए कुछ नीतियां अपनाई थी, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कुषाण वंश का जो इतिहास है वो अभिलेखों और साहित्य के माध्यम से पता चलता है ना। अभिलेख यानी कि जो कुषाण वंश के राजाओं ने जो अभिलेख लिखवाए होंगे पॉलिश पत्थर या चट्टान पे, तो उससे पता चल जाएगा, और इनके समयकाल का जो साहित्य है उससे पता चलता है। अब देखो, कुषाण शासकों का सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। मतलब सिक्कों और मूर्तियों से भी इनके इतिहास की रचना कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास एक माट नामक देवस्थान है, देवस्थल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में माट नामक देवस्थल से इनकी विशालकाय मूर्तियां मिली है भाई। कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली है, कनिष्क की एक विशालकाय मूर्ति मिली है, जो इस बात को दर्शाता है कि कुषाण वंश के राजा अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए क्या करवाते थे? विशालकाय मूर्तियां बनवाते थे। एनसीईआरटी बुक में आप चित्र देखेंगे, देखने को मिल जाएगा। सर कटा हुआ, जिसका सर कटा हुआ है ना, सिर्फ धड़ है, तो वो आप देख लेना, वो कुषाण वंश के राजा की मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, अफगानिस्तान के एक देवस्थल से भी इनकी विशालकाय मूर्ति मिली है। तो ये क्या दर्शाता है कि अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए कुषाण वंश के राजा अपनी विशालकाय मूर्तियां बनवाते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, यानी कि देवताओं जैसा अपने आप को दिखाना चाहते थे, देवताओं से अपनी तुलना करना चाहते थे। सारी बात समझ में? अब देखो, कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। अब इन्होंने मतलब देवताओं जैसा अपने आप को दिखाने के लिए, देवताओं से अपनी तुलना करने के लिए देवपुत्र की उपाधि लगाई, यानी कि देवताओं का पुत्र अपने आप को बताया। और ये किससे प्रभावित हो गए ऐसा करते थे? तो चीन के कुछ राजा थे, चीन के राजवंश क्या करते थे? अपने नाम के आगे स्वर्ग पुत्र की उपाधि लगाते थे। तो कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित होकर ही ऐसा इन्होंने किया था, और अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? कुषाण वंश के राजा लगाते थे देवपुत्र की उपाधि। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉइंट को भी समझ चुके होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम गुप्त वंश के बारे में समझ लेते हैं, गुप्त वंश की बात कर लेते हैं। देखो जी, गुप्त वंश के बारे में आप सभी को पता है, गुप्त वंश का संस्थापक वैसे चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। कई जगह पे आप अगर गुप्त वंश की आप बात करेंगे, अगर कई जगह पे आप अगर गुप्त वंश की बात देखेंगे तो श्री गुप्त का नाम लिखा जाएगा, श्री गुप्त। लेकिन श्री गुप्त के अलावा जो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और कब गया था? तो लगभग 319 ईस्वी के आसपास इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी, है ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड, अभी एक चंद्रगुप्त सेकंड का भी नाम आएगा। दो चंद्रगुप्त है, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन मौर्य नहीं लगा, तो यानी कि वो गुप्त वंश के राजा है। लेकिन अगर चंद्रगुप्त मौर्य नाम लिखा हुआ आ जाएगा, है ना, अगर क्या नाम लिखा आ जाएगा भाई? चंद्रगुप्त मौर्य, तब जाके ये मौर्य वंश का संस्थापक है। लेकिन अगर चंद्रगुप्त फर्स्ट लिखा हुआ होगा तो गुप्त वंश का संस्थापक है, चंद्रगुप्त सेकंड लिखा होगा तो वो भी गुप्त वंश का राजा है। आइए बात समझ में? तो इसको लेके कंफ्यूज कभी मत होना भाई। देखो जी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों का साक्ष्य मिलता है। मतलब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के 4वीं शताब्दी ईस्वी होगा भाई, ईसा पूर्व नहीं होगा, ठीक है, ईस्वी होगा। 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास गुप्त वंश के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ साथ और भी बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय होता है। कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। सामंत मतलब कि जो अधिकारी वगैरह होते थे, जो कि अपने अपने एरियाओं पर नियंत्रण रखते थे, उन पर निर्भर होते थे। राजा होता था, राजा अपने अपने सामंतों को नियुक्त कर देता था, है ना। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। तो ये जो सामंत होते थे, जैसे कि आप लोगों ने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में
11वीं क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें लॉर्ड होते थे, राजा के नीचे काम करते थे, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे सामंत जो होते थे वो राजा के नीचे काम करते थे और भूमि पर नियंत्रण रखते थे और जो भी टैक्स वगैरह है वो जुटाते थे और राजा को पे किया करते थे। ये सिस्टम वहां पे चलता था। वे शासकों का आदर करते थे, जो सामंत होते थे, सामंत वो शासकों का आदर करते थे, उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा कि सामंत जो होते थे, सामंतवादी व्यवस्था में जो सामंत होते थे वो युद्ध के समय अपने राजा को सैन्य सेवा भी प्रदान करते थे। सेम सिस्टम यहाँ भी गुप्त वंश के राजकाल में भी था। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वो राजा भी बन जाते थे। कई बार ये सामंत जो होते थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए तो राजा भी बन जाते थे। जो राजा दुर्बल होते थे वह बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। यानी कि जो राजा बहुत कमजोर है तो दूसरे राजा के अंडर काम करेगा, उसके अधीन होके काम करेगा, है ना जी। खैर यहाँ पे कुछ काम की बात नहीं थी। अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है हमारे पास। देखो भाई, सबसे पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में लिखित तौर पे जो भी पुस्तकें है, ग्रंथ है, उससे पता चल जाता है। ये साहित्यिक स्रोत हो गया। दूसरा है सिक्के। सिक्के यानी कि गुप्त काल में भी बहुत सारे सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, सबसे अति उत्तम सोने के सिक्के गुप्त वंश के राजाओं ने जारी किए थे। ठीक है, तो गुप्त वंश के राजाओं ने जो सिक्के जारी किए, इससे भी उनके बारे में, उनके नाम के बारे में पता चल जाता है। अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख इन्होंने लिखवाए पॉलिश पत्थर पे, चट्टान पे, इससे पता चल जाता है। और अभिलेखों में सबसे बढ़िया एग्जांपल इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ या इसको हम प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, जहां प्रयाग में क्या है, एक बहुत बड़ा क्या बना हुआ है भाई, स्तंभ बना हुआ है। और उस स्तंभ पे क्या किया गया, समुद्रगुप्त के बारे में लिख दिया गया। किसके बारे में भैया, समुद्रगुप्त के बारे में। अब समुद्रगुप्त कौन था भाई, गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, है ना। ये प्रयागराज आप सभी को पता है। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद को हम प्रयाग भी बोलते हैं, है ना। प्रयागराज जगह का नाम है, आप सभी को पता है। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में, या फिर इलाहाबाद स्तंभ भी आप इसको बोल सकते हो। किसने बनाया था भाई, इसने, इसकी रचना किसने की है, इलाहाबाद स्तंभ या फिर प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, याद रखना हमेशा। तो किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा भाई, हरिसेन ने इसकी रचना की थी, है ना। और इसमें किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। क्योंकि जो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था, है ना। पुराने समय में सभी राजा महाराजा क्या करवाते थे भाई, अपने साम्राज्य में अपने कवि रखा करते थे। वो कवि उनके बारे में लिखते थे, लेखक होते थे, कवि होते थे, जो कि राजाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखते थे, कविताएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे। तो हरिसेन भी समुद्रगुप्त का राजकवि था और इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई थी। ठीक है, तो याद जरूर रखना भाई। देखो, अब जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो इतिहास में बहुत सारे नाम आ जाते हैं, बहुत सारे डेट आ जाते हैं, है ना। जैसे कि आप मैथ पढ़ते थे तो मैथ में भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले रटने होते थे। ऐसा नहीं होता था कि हर फॉर्मूले को आपको समझना ही है, बहुत सारे फॉर्मूले हमें रट के भी याद करना पड़ता था, है ना। इतिहास में भी बहुत सारे नाम होते हैं जिसको रटना पड़ेगा भाई, आपको बार बार लिख के देखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे नहीं होगा, एक बार, सिर्फ एक बार कर लेने से आपको लगेगा, थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि हाँ आपको आता है, लेकिन लंबे समय तक आपको किसी चीज को याद रखना है तो करते रहना पड़ेगा। जैसे मैथ में सवाल होता है, एक बार आपने किसी कॉन्सेप्ट को समझा है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप भूल चुके होंगे सब कुछ। जब तक कर रहे हैं तब तक आपको सब कुछ मालूम होगा, आपको याद होगा, है ना। धीरे धीरे आप सब भूल जाएंगे। ऐसे इतिहास हर सब्जेक्ट का सेम सीन है। ये नहीं है कि भाई हिस्ट्री में लॉजिक नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में एक लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है, सिर रट्टा मारना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। हर सब्जेक्ट में लॉजिक होता है, हर सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। आप पहले ही अगर नेगेटिविटी ले आएंगे कि भैया इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है, इतिहास हमें समझ में नहीं आता है, तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ भैया इतिहास में भी हम 95 लाएंगे, इतिहास को भी हम एक मजेदार सब्जेक्ट बनाएंगे, इतिहास की घटनाओं को हम ऐसे चुटकियों में याद कर लेंगे, तब जाके चीजें अच्छी होंगी, है ना। सिर्फ बातें करने से नहीं होंगी, एफर्ट्स लगाना होगा। अगर मैं समझा रहा हूँ तो वीडियो को आप समझ देख रहे हैं बस, लेकिन ये नहीं है कि वीडियो देखते देखते रील्स में चले गए, शॉर्ट में चले गए, फिर वीडियो में आ गए, फिर कहीं और चले गए, मैसेज करने चले गए, किसी के साथ चैटिंग करने चले गए। समस्या हो जाएगी ना भाई उससे, फिर उससे आप फिर टॉपिक्स से कनेक्ट नहीं कर पाओगे अपने आप को, काफ़ी हद तक आप टॉपिक्स से दूर चले जाओगे।
तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करें। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो फोकस करें यहाँ पे, अपने साथ नोटबुक रखें, चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलें, है ना। नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आपका हाथ भी चलेगा और साथ साथ आपका दिमाग भी चलेगा। दोनों चीज़ जब चलेंगी तब मजा आएगा, है ना। डबल इम्पैक्ट जिसको हम बोलते हैं, डबल इम्पैक्ट। तो चाहते हो ना डबल इम्पैक्ट पड़े, तो हाथ भी चलाओ और दिमाग भी चलाओ, दोनों चीज़ चलाओ, है ना। ऐसे भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको हाथ भी चलाना पड़ता है, दिमाग भी चलाना पड़ता है। कई जगह आपको फाइटिंग भी करनी पड़ती है, कई जगह आपको दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो शारीरिक रूप से भी अपने आप को मजबूत बनाना जरूरी हो गया, और मानसिक तौर पे भी, दोनों तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आप समझ चुके होंगे। अब बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। एनसीईआरटी में आप जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स दे रखा है भाई, उसी तरीके से आपको सारे टॉपिक्स में समझा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है ना, कुछ अलग हटके हम नहीं कर रहे, एनसीईआरटी को ही कर रहे हैं, क्योंकि अपने एनसीईआरटी को बेहतर करना है। 12th में 95 लाना है तो एनसीईआरटी को ही करना पड़ेगा। बाहर की फालतू की चीजें, फालतू की कहानियां सुना के मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं उसी को मैं समझाना चाहता हूँ। तो बदलता हुआ देहात, देहातों में जो भी, देहात मतलब ग्रामीण क्षेत्र, है ना, ग्रामीण क्षेत्र की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। जनता में राजा की छवि, ये आपको इसमें पहला टॉपिक देखने को मिलेगा। तो जनता में उस समय राजा की छवि कैसी थी, जनता राजा के बारे में क्या सोच रखते थे, उसके बारे में एक जातक कहानी के आधार पे, जो जातक और पंचतंत्र, है ना, पंचतंत्र आपको पता है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, जातक जैसी जो कथाएं हैं, उससे हमें पता चलता है कि जनता में राजा की छवि प्राचीन काल में कैसी थी। तो इसमें एक स्टोरी बता रखी है कि एक राजा था जो कि ये जानना चाहता था कि उसके प्रजा लोग उसके बारे में क्या सोच रखती है, मतलब क्या सोचते हैं उसके प्रजाजन। तो वो क्या करता है, भेष बदल लेता है और मार्केट में चला जाता है लोगों से पूछने कि भाई आपका राजा कैसा है, मतलब राजा ही है लेकिन भेष बदल रखा है उसने। तो जाके पूछता है भाई, एक व्यक्ति से पूछता है कि आपका राजा कैसा है। तो वहां पे बहुत सारे लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमारा राजा जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने दरबार में तो बहुत सारे धन इकट्ठे करके रख लिए उसने, लेकिन हमारे लिए, आम नागरिकों के लिए कुछ नहीं करता है। दिन के समय जो कर अधिकारी है वो आते हैं, हम पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं, जुल्म करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जबरन टैक्स, हमारे अनाज वगैरह को हड़प लेते हैं, है ना, टैक्स के नाम पे, और लेके भाग जाते हैं। साथ ही साथ रात के समय चोर, डाकू, लुटेरे हमारे गांव पे हमला कर देते हैं। राजा हमारे लिए कुछ नहीं करता। तो इस कहानी से यही समझ में आता है कि जनता में राजा की छवि बिल्कुल ही खराब थी। कोई अच्छी छवि राजा लोग जनता में नहीं बना के रख पाए थे। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि इस स्टोरी को आप आसानी से समझ चुके होंगे। बस यही इसमें बता रखा है भाई, यही था और कुछ नहीं था। सेम बातें यहाँ पे लिख रखी है जो मैंने आपको बताया है, सारी चीजें सेम है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना। अब अगला टॉपिक आता है उपज बढ़ाने के तरीके, कि भैया उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे। इसको आप लोग अगर इससे पहले वाले पेज के पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ चीजें हैं काम की, आप लिखिए, लेकिन मैंने बता दिया आपको तो जरूरत नहीं है वैसे, है ना। चलिए जी, अब उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने के तरीके का मतलब क्या है ना, फसल की उत्पादकता को, जो फसल की उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए, खेती की पैदावारी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए। तो उपज बढ़ाने के लिए अनेक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। 3 तरीकों की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले हल का इस्तेमाल। सबसे पहला तरीका क्या था, हल का प्रचलन, है ना जी। हल मतलब कि आप सभी को पता है कि भाई हल जो है वो पूरी गहराई से खेत को जोत सकता है ना। यहाँ पे आप 2 बैल होंगे, इधर एक बैल इधर होगा, एक बैल इधर होगा, यहाँ से जो किसान है वो पकड़ेगा, है ना, और भाई अपना खेती आराम से करेगा। वो इमेज वगैरह क्या ही बनाऊं, आप समझ जाओ। ठीक है, तो हल के, अब लोहे के हल का इस्तेमाल इसी समय काल में शुरू हो जाता है। 600 ईसा पूर्व के आसपास से लोहे के हल बनाना किसान, मतलब लोहे के हल बनने शुरू हो जाते हैं। तो किसान जो है वो लोहे के हलों के माध्यम से खेतों को जोतने लग जाते हैं। अब खेतों को गहराई से जोता जा सकता था, जिससे क्या होता है कि भाई कई जगह पे मतलब खेती करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गंगा और कावेरी घाटी की उर्वरक जो क्षेत्र है वहां भी खेती करना आसान हो गया, मतलब वहां पे भी खेती होने लग गया। खास करके इन क्षेत्रों में धान की खेती हो सकती थी, है ना, क्योंकि खेतों को, धान की खेती करने के लिए ज्यादा गहराई से खेत को जोतना पड़ता है, तो धान की खेती हो सकती थी।
बारिश वाले क्षेत्र में लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से भूमि की जुताई की जाने लगी, मतलब वही भूमि को जोतने लगे। ये देखो क्या लिखा है कि गंगा घाटी के आसपास धान की रुपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी, परंतु इसके लिए किसानों को कमरतोड़ मेहनत भी करनी होती थी। धान की भाई खेती करने में काफी मेहनत लगती है। हमने खुद, मैं अब गाँव रहा हूँ, लगभग गाँव में ही रहा हूँ मैं 11 साल तक, 10-11 साल तक, ठीक है, 5वीं क्लास तक मैंने गाँव में ही पढ़ा है। तो वहाँ पे भाई खेती होती थी, मैं भी जाता था अपने घर वालों के साथ हाथ बटाने। खास करके मेरे पिताजी तो दिल्ली में रहते थे और माता जी है जो है वही अकेले निकल जाती थी कुदाल लेके खेती करने के लिए, तो हम भी पीछे पीछे चले जाते थे। मजा बहुत आता था। लेकिन भाई पंजाब और राजस्थान में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ, मतलब इतना ज्यादा लेट जाके यहाँ पे इन एरियाओं में हल का जो प्रयोग है शुरू होता है। उपमहाद्वीपीय पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र वाले किसानों ने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया। अब यह कुदाल अलग चीज होता है, ठीक है जी। कुदाल जैसे फावड़ा टाइप, फावड़ा आप लोगों ने देखा होगा, तो ऐसा ही होता है। लेकिन कुदाल की जो नीचे की जो नोक होती है ना, फावड़ा आपका बिल्कुल मतलब लंबा सा होगा उसका, लेकिन कुदाल जो होगा वो चौड़ा सा होगा, ऐसे इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। उसकी चौड़ाई मतलब पैनी होती है। मैं सही से बना नहीं पाया हूं इसको, थिंक इस तरीके से इसको बनाया जा सकता था। हाँ, तो इसको मतलब चौड़ाई ज्यादा होती है तो जमीन पे ऐसे मारते हैं और उससे क्या होता है कि मिट्टी उकेड़ देते हैं, है ना। तो अब जैसे पर्वतीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, पहाड़ी क्षेत्र में अब जमीन समतल तो है ना भाई, पहाड़ी क्षेत्र में जमीन क्या है, समतल नहीं है। तो समतल नहीं होने की वजह से हल तो नहीं चला सकते भाई, हल चलाना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने क्या किया, कुदाल के माध्यम से खेती शुरू की। कुदाल भी लोहे का बना होता था, तो इससे भी क्या हुआ कि खेती और आसान हो गया। उपज बढ़ाने का एक और तरीका यह था कि कुएं, तालाब और कई जगह पे नहरों के माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाने लगी, है ना। तो 3 तरीकों से खेती में उपज को बढ़ाने की कोशिश की। पहले हलों का इस्तेमाल, दूसरा कुदाल का प्रयोग और तीसरा सिंचाई के साधनों का निर्माण किया गया। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ चुके होंगे। देखो जी, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं थी। खेती के नए नए तौर तरीकों से भी काफी ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है। विभिन्नताएं मतलब अंतर, है ना। देखिए, पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। जो छोटे किसान होते थे, गरीब नहीं, मतलब नॉर्मल कैटेगरी जो किसान होते थे, और जो जमींदार है उनके लिए गृहपति शब्द का इस्तेमाल होता था। बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली होते थे। जो बड़े जमींदार है या फिर गांव के जो प्रधान है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, पावर का खुल के इस्तेमाल करते थे वो, है ना। किसानों पर क्या करते थे वो, नियंत्रण रखा करते थे। ग्राम प्रधान का पद जो होता था, जो ग्राम प्रधान का पद होता था, वो वंशानुगत होता था कि भाई बाप है तो बाप के मरने के बाद उसका बेटा ही ग्राम प्रधान बन जाएगा, है ना। तो ये वंशानुगत चीजें चलती थी। तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है कि भाई गांव में अलग अलग वर्ग के लोग निवास करते थे। जैसे वेल्लाल है, वेल्लाल यानी कि बड़े जमींदार, हलवाहा और वलवर, उलवर और अमीनमई, ठीक है। ये सब किसानों का ही वर्ग है, कहीं ना कहीं सारे किसानों का वर्ग है। वेल्लाल एक तरीके से जमींदार ही होते हैं, लेकिन ये भी किसानों का वर्ग है, धनी किसानों का वर्ग है, ठीक है जी। वर्गों की यह स्थिति विभिन्न भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी। ये जो वर्ग, अलग अलग वर्ग में लोग जो बटे हुए थे, वो इस बात से मतलब डिसाइड होता था कि वो खेती में ही क्या काम कर रहे हैं, जमीन पे उनका कितना ज्यादा नियंत्रण बना हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें बस यही है। अगला टॉपिक आ जाते हैं भूमिदान के बारे में। भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। भूमिदान की हम बात करेंगे। इस टॉपिक में हम समझने वाले कि भूमिदान होता क्या है, भूमिदान क्यों किया जाता था, है ना। भूमिदान करने के पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई भूमिदान या भूदान। भूदान का मतलब क्या है, भूमि का दान करना। अब भूमिदान कौन करेगा भाई, भूमिदान राजा करेंगे या फिर जमींदार है ना, ये करेंगे, ठीक है जी। कोई पूंजीपति व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, तो उनके पास भी जमीनें बहुत होंगी, तो वो भी जमीन भूमिदान करेंगे, है ना। तो ईसा की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण हमें मिल जाते हैं। इसमें कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। भूमिदान का पता हमें अभिलेखों से पता चलता है, क्योंकि भूमिदान अगर कोई दे रहा है तो आश्रम को दे रहा है, या फिर मंदिर बनवाने के लिए दे रहा है, या फिर
और कोई धार्मिक संस्था बनवाने के लिए दे रहा है, तो वहां पे अभिलेख बनेंगे, तो उस अभिलेख पे उस व्यक्ति का नाम जरूर लिखा होगा जिसने भूमिदान किया होगा, क्योंकि भाई चमकाना भी थे उसको कि हाँ देखो जी मैंने इस चीज को बनवाने के लिए अपना इतना जमीन मैंने दान में दे दिया, है ना। तो भूमिदान के जो प्रमाण मिलते हैं वो साधारणतः धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए जाते थे। ज्यादातर भूमिदान किसको किया जाता था? किसी धार्मिक संस्था को किया जाता था या फिर ब्राह्मण लोगों को किया जाता था। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, पुराने समय के अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, ये बात आप सभी को मालूम है। चलिए जी, देखिए जी, भूमिदान के बारे में एक और रोचक तथ्य आप ये जाने कि भूमिदान केवल कौन कर सकते थे भाई, है ना। भूमिदान केवल कौन कर सकते थे? पुरुष कर सकते थे। भूमिदान करने का हक केवल किनको था? पुरुष को था। महिलाओं को भूमिदान करने का हक नहीं था। लेकिन इसको गलत साबित करता है प्रभावती का एग्जाम्पल। प्रभावती गुप्त जो कि एक महिला थी, है ना, प्रभावती गुप्त जो कि एक महिला थी, महिला होते हुए भी इसने भूमिदान किया था। प्रभावती गुप्त थी कौन? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, देखो 375 से लेकर 415 तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया था भारत में, गुप्त वंश का राजा था ये। इसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त। जो प्रभावती गुप्त है, इसका जो विवाह संबंध है वो वाकाटक वंश का एक राजा था। वाकाटक, वाकाटक क्या है? एक वंश का नाम है। वाकाटक वंश का एक राजा था जिसका नाम था रुद्रसेन, रुद्रसेन सेकंड। इसके साथ विवाह होता है। ठीक है, विवाह किसके साथ? देखो कहां से थे वाकाटक ने, कहां से शासन किया था? एमपी से। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो रुद्रसेन सेकंड के साथ प्रभावती गुप्त का विवाह होता है, लेकिन रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सारा कामकाज प्रभावती गुप्त संभालती है और उसके बाद वो भूमिदान भी करती है। ठीक है, तो प्रभावती गुप्त वो पहली महिला थी जिसने महिला होते हुए भी भूमिदान किया था। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर याद रखना। बस एक चीज बता रखा है यहाँ पे भी नीचे जो मैंने आपको समझाया है। देखो संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमिदान या फिर संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी और उसने भूमिदान किया था। इसका कारण यह हो सकता है कि क्योंकि वह एक रानी थी। हाँ, रानी मतलब नीचे किसी अगर हम बात करें जो कमजोर व्यक्ति है, नीच जाति से है ना, तो उनको भूमिदान करने का तो ऐसे भी हक नहीं था। ये रानी थी इसीलिए भूमिदान उसने कर दिया। तो बस ये एग्जाम्पल आप याद रखना कि महिला होती भी प्रभावती गुप्त ने भूमिदान किया था। अब भूमिदान पर इतिहासकारों के मत क्या है? अच्छा, भूमिदान और क्यों करते होंगे राजा महाराजा या पूंजीपति लोग, तो उस पर इतिहासकार क्या मानते? देखिए जी, क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की मापन में अंतर है। कहीं कहीं छोटे तो कहीं कहीं बहुत बड़े टुकड़े जो है वो भूमि दान में दिए गए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि भूमि दान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति होती थी। यानी कि खेती को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए भी राजा महाराजा लोगों को भूमिदान करते थे। तो एक पॉइंट तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है, कि कृषि का विस्तार करना होता था। देखो, जबकि कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। मतलब कि भूमिदान से पता लगता है कि राजा जो है वो लोगों में दुर्बल होता जा रहा है ना। जो राजा है लोगों में, राजा की जो पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है। इस वजह से भी राजा महाराजा क्या कर रहे हैं? भूमिदान करके लोगों को अपने पक्ष में, अपने सपोर्ट में लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपना समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करने के लिए भी भूमिदान करता था। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, उस उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए भी राजा महाराजा क्या करते थे? भूमिदान करते थे। नियंत्रण ढीला होने पर भी राजा अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करने के लिए भूमिदान क्या करते थे? ये बात मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है ना जी। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नए नगर की हम बात करेंगे। नगर एवं व्यापार की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नगर एवं व्यापार की। तो वह नगर जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। अधिकांश जो नगर थे, देखो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में बहुत सारे नगरों का उद्भव देखने को मिलता है, जिसमें से ज्यादातर जो नगर थे वो महाजनपदों की राजधानी के रूप में विकसित हुए। जैसे कि पाटलिपुत्र की बात कर लो, गांधार, तक्षशिला की बात कर लो, है ना। तो
ज्यादातर हस्तिनापुर की बात करो, ज्यादातर नगर जो थे कहीं ना कहीं महाजनपदों की राजधानी के रूप में विकसित हो रहे थे। सभी नगर संचार मार्गों के किनारों पर स्थित थे। संचार मार्ग यानी कि जहां से सूचनाओं का आदान प्रदान तेजी से हो सकता था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे पाटलिपुत्र की बात कर लो। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे हुए थे, नदी मार्ग के किनारे स्थित था। पाटलिपुत्र आपको पता है पटना भाई गंगा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैनी की बात कर लो तो ये भूतल मार्ग के किनारे स्थित था, यानी कि जो स्थल मार्ग है उसके किनारे स्थित था। पुहार, पुहार देखो साउथ में। उज्जैनी की बात करो, उज्जैनी किस राज्य में भाई? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। पुहार की बात कर लो किस में है भाई? तमिलनाडु में है। ठीक है, साउथ में तमिलनाडु में आप जाओगे तो बिल्कुल समुद्र किनारे स्थित था। काफी फेमस नगर था भाई पुहार, समुद्र किनारे स्थित था, जहां से समुद्र मार्ग शुरू होता था यहाँ से। मथुरा जैसे, मथुरा किस राज्य में भाई? मथुरा यूपी में है ना, यूपी में मथुरा। तो मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि के केंद्र थे। यहाँ पे ये सारी चीजें, व्यावसायिक गतिविधियां भी होती थी, सांस्कृतिक गतिविधियां और राजनीतिक गतिविधि भी यहाँ पे होती थी। इन सभी क्षेत्र मतलब इन सभी चीजों का केंद्र था मथुरा। ठीक है जी, तो ये भारत के नगरों के बारे में हो गया। नगरीय जनसंख्या की बात कर लेते हैं। नगरीय जनसंख्या भाई कौन रहते थे नगरों में? सम्राट वर्ग, सम्राट यानी कि धनी वर्ग। ठीक है जी, जो धनी है, बहुत ज्यादा अमीर है, धनी वर्ग है, उनकी हम बात करने वाले हैं। धनी वर्ग की बात करने वाले हैं। सम्राट वर्ग यानी कि धनी। शिल्पकार, शिल्पकार आप समझते हैं जो कि हाथों से चीजों को बनाते हैं, वो शिल्पकार कहलाते हैं। चलिए जी, तो शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। शासक वर्ग और जो राजा महाराजा है या राजाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे? किलेबंद नगरों में रहते थे, जो चारों तरफ से किले द्वारा घेरा जाता था, और खास करके राजधानी में रहते थे। यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए, है ना, जो कि इस बात को दर्शाता है कि इन एरियाओं में राजा महाराजा रहते होंगे। जैसे कि हमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है, जिसका इस्तेमाल कौन करेंगे? राजा महाराजा, अमीर लोग करेंगे, है ना, जिन पर चमकदार कलई चढ़ाई हुई थी। अब भाई जो आम लोग हैं, आम नागरिक कैसे बर्तन का इस्तेमाल करेंगे? साधारण मिट्टी का बना होगा, उस पर कोई कलई, कुछ कुछ ऐसा कुछ डिजाइन वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन इन एरियाओं से जो हमें मिट्टी के बर्तन या कटोरे वगैरह मिले, उस पर चमकदार कलई चढ़ाई गई थी, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, है ना। इन साक्ष्यों को इतिहासकार क्या बोलते हैं? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र का नाम देते हैं। इनका उपयोग अमीर लोग क्या करते थे? सोने, चांदी, कांस्य, तांबा, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने भी यहाँ से पाए गए हैं। उपकरण, हथियार, बर्तन, है ना, पक्की मिट्टी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको इसमें बस देखने को मिल जाएगा। कोई खास इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पेपर में नहीं आते हैं, बस एनसीईआरटी में दे रखा तो बता दिया। चलिए सी, अब इंपोर्टेंट टॉपिक आ चुका है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। अब हम व्यापार की बात कर लेते हैं। 600 ईसा पूर्व के आसपास व्यापार कहाँ कहाँ होता था? हड़प्पा सभ्यता का व्यापार खास करके ओमान के साथ था, मेसोपोटामिया वासियों के साथ था। लेकिन 600 ईसा पूर्व के आसपास भाई व्यापार कहाँ कहाँ होता था? 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी के दौरान कहाँ कहाँ व्यापार होता था? इसकी अगर हम बात करें देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मतलब कि नदी मार्ग और भूमार्ग दोनों के माध्यम से इस समय में व्यापार होता था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे भाई। भूमार्ग का विस्तार कहां तक हो चुका था? मध्य एशिया तक। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग, जैसे कि अरब सागर, इसको एक मैप के थ्रू मैं समझाता हूं, मैप के जरिए समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो मैप पे आ जाते हम, एक सेकेंड, रुको जरा, देखो जी ये वर्ल्ड का मैप है अपना। इस मैप से हम समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो देखो समुद्र, जो समुद्री व्यापार था वो दो जगह से होता था। एक तो ये आपका, ये इंडिया है हमारा, ये भारत है हमारा, ठीक है जी, ये आप देख पा रहे हैं, ये अपना इंडिया है, ठीक है जी। तो यहां नीचे अरब सागर है, ये अरब सागर आपको दिख रहा है,
इधर बंगाल की खाड़ी है। दो जगह से ही समुद्री मार्ग जो है वो खुलता था, स्टार्ट होता था। अरब सागर के माध्यम से कहां व्यापार कर लेंगे भैया? ये ओमान दिख रहा है आपको, अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीका में हो सकता है, यहाँ पे व्यापार हो सकता है। इराक, ईरान, है ना, रोमन साम्राज्य के साथ भी व्यापारिक संबंध हम यहाँ से बना सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं पूरा। तो ये अरब सागर वाला हो गया। इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से कहाँ जा सकते हो भाई? चाइना जा सकते हो, म्यांमार जा सकते हो। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है, नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस वगैरह है, इन देशों के साथ व्यापार कर सकते हो आप। जापान जा सकते हो, है ना। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए, चाइना के साथ व्यापार करने के लिए बंगाल की खाड़ी वाला जो समुद्री मार्ग था उसका यूज होता था। अरब सागर के माध्यम से अफ्रीका, ईरान, है ना, जो पश्चिमी एशिया के जो देश है, पश्चिमी एशिया के जो देश है उनके साथ व्यापार करने के लिए अरब सागर का इस्तेमाल होता था। तो यही पॉइंट आपको यहां पे समझाया गया है। ठीक है, यहां पे आपको जो पॉइंट समझाने की कोशिश की जा रही है वही समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो अरब सागर है, ये अरब सागर से होते हुए जो बंदरगाह है, जो अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था, और बंगाल की खाड़ी, जो नीचे वाला बंगाल की खाड़ी है, यहां से चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार हो जाता था। ठीक है, व्यापार किया जाता था। तो यही पॉइंट यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। शासक इन मार्गों पर नियंत्रण, देखो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, शासक इन मार्गों पर, इन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। अब भैया ये राजा लोग इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाते थे? इन समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखने के लिए कोशिश क्यों करते थे? तो मेन कारण था कर। क्या मिल सकता था भाई इनको? ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल सकता था, कर मिल सकता था। तो इसलिए ये समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन ये राजा महाराजा लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारी, देखो इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारी कौन होते थे भैया? कौन से लोग यहाँ पे चलते थे, मतलब इन मार्गों का इस्तेमाल करते थे? तो पैदल फेरी वाले, जो स्थल मार्ग है उसका इस्तेमाल पैदल फेरी वाले करते थे। बैलगाड़ी वाले हो गए, घोड़े या फिर खच्चर लेकर जो जाते थे। जानवरों के दल के साथ चलने वाले जो व्यापारी होते थे वो इन मार्गों का यूज किया करते थे व्यापार करने के लिए। स्थल मार्ग की बात कर रहा हूं। समुद्री मार्ग की बात कर लेते हैं भैया। लोग समुद्री मार्ग से भी यात्रा करते थे, जो खतरनाक था लेकिन काफी ज्यादा लाभदायक, क्योंकि समुद्री मार्ग काफी दूर तक आप कम पैसों में जा सकते हो, है ना। तो ये काफी ज्यादा लाभदायक था लेकिन खतरनाक भी था। खतरनाक इसलिए था क्योंकि भाई समुद्री लुटेरे होते थे, वो लूट लिया भाई हमला करके, है ना। तमिल भाषा में मत्स्यतुवन और प्राकृत भाषा में सत्वाहा और शेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारियों के बड़े धनी हो जाते थे। मतलब ये धनी व्यापारियों का समूह है, मत्स्यतुवन और सत्वाहा, इनका नाम याद रख लेना भाई। ये धनी व्यापारियों का समूह था साउथ में। ठीक है, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, इनसे निर्मित जो भी उत्पाद है, पत्थर है, लकड़ी है, जड़ी बूटी है ना, इन सभी चीजों का एक जगह से दूसरी जगह व्यापार होता था 600 ईसा पूर्व के आसपास। तो ये भाई नाम भी लिख देना, इन चीजों का व्यापार करते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़े और जड़ी बूटियों की काफी ज्यादा मांग थी। रोमन साम्राज्य के लोग क्या चाहते थे भाई? यहाँ से क्या डिमांड करते थे? काली मिर्च, मसाले, जड़ी बूटी, है ना। इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से या कभी कभी जो मतलब अरब सागर के माध्यम से भूमध्य क्षेत्र तक इसको पहुंचाया जाता था, यूरोप में इसको पहुंचाया जाता था। चलिए जी अगला टॉपिक आ जाता है सिक्कों का विकास, सिक्के और राजा। इसमें हम समझने वाले हैं कि 600 ईसा पूर्व के आसपास कौन कौन से सिक्के ढाले गए और उसको प्रयोग में लाए गए। तो ये वीडियो भाई काफी लंबी रहेगी, अभी काफी सारे टॉपिक बचे हुए हैं, बस आप लोग बने रहे। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जी, सिक्कों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सिक्के ढाले गए वो आहत सिक्के। आहत मतलब होता है चोट देना। क्या देना भाई? चोट। अब चोट कैसे दोगे? कोई धातु होगा, उसको पीटोगे हथौड़ी से, हथौड़ी से पीट पीट के क्या बना दोगे? सिक्का बना दोगे, सिक्के का आकार दे दोगे। तो सबसे पहले जो आहत सिक्के थे इसी तरीके से बनाए जाते थे, और ये चांदी और तांबे के मिश्रण से बने थे। आहत सिक्के किससे बनाए गए थे? चांदी और तांबे के मिश्रण से बनाए गए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। आहत सिक्के के बारे में कहा जाता है कि भाई मौर्य वंश के राजाओं ने बनवाया था, उनसे पहले भी कुछ राजाओं ने बनवाए होंगे, लेकिन ज्यादातर जो प्रमाण मिलते हैं
उससे पता चलता है कि मौर्य वंश के राजाओं ने ये हाथ सिक्के बनवाए थे। आगे आ जाओ जी, सोने के सिक्के की बात कर लेते हो। देखो जी, सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में ढाले गए, कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण वंश के राजाओं ने। उनके आकार और वजन तात्कालिक रोम साम्राज्य सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासक, पार्थियन होगा वैसे, पार्थियन होगा, पार्थियन शासकों द्वारा जो सिक्के बनाए गए थे उसके समान थी आकार और वजन। ठीक है, सोने के सिक्के के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। मतलब कि सोने के सिक्के से पता चलता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार वहां पे होता होगा। सोने के सबसे भव्य सिक्के भाई किसने जारी किए? गुप्त वंश के राजाओं ने, पहले ही बता चुका हूं। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, सोने के सबसे भव्य सिक्के गुप्त राजाओं ने जारी किए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण वंश के राजाओं ने। लेकिन भव्य और अति उत्तम सोने के सिक्के जिसमें मतलब कोई मिलावट नहीं था, प्योर सोने का इस्तेमाल किया गया था, किन्होंने बनवाए? गुप्त राजाओं ने बनवाए थे। ठीक है जी, इसको भी याद रखना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रोमन सिक्के की बात कर लेते हैं। तो भाई भारत के दक्षिण भारत से सोने मतलब रोमन सिक्के बड़ी संख्या में पाए गए, जो क्या दर्शाता है? व्यापारिक संबंध को दर्शाता है कि रोमन वासियों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, उनके साथ हम व्यापार करते थे। बस इसमें इतना ही है। तांबे के सिक्के, आखिरी सिक्का रह गया तांबे का सिक्का। तो भैया पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र से हमें तांबे के सिक्के मिलते हैं। किन्होंने बनवाए थे? योधे राजाओं ने। क्या नाम है राजवंश का? राजाओं का नाम क्या है जिन्होंने तांबे के सिक्के बनवाए थे? योधे, प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास, है ना। इन्होंने सिक्के जारी किए थे। पुरातात्विदों को योधे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले, जिसपे योधे की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। इससे पता लगता है कि योधे राजा भी सिक्के बनवाए और व्यापार में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब भाई अगला टॉपिक आते हैं, मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला गया? तो सबसे पहले तो भैया अभिलेख का मतलब आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं। अभिलेख जो है वो किसी पॉलिश पत्थर या चट्टान पे उत्कीर्ण किए शब्द है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं, है ना। अब प्राचीनतम अभिलेख जो है वो दो लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मणी और खरोष्टी। ठीक है जी, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मणी और खरोष्टी। तो ये भाषा अलग है, लिपि अलग है। भाषा यानी कि प्राकृत भाषा में लिखे गए, ठीक है। इसके अलावा प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा में लिखे गए, आरामिक भाषा में लिखे गए, भाषा अलग है। यहाँ पे लिपि की बात हो रही है, तो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे ज्यादातर अभिलेख। ठीक है, तो इन अब अभिलेखों का अर्थ निकालने का मतलब क्या था कि भाई ये दो लिपि भी हमें पढ़ने में आना चाहिए। इन दो लिपि को हम समझ पाएंगे जब तो इन अभिलेखों का हम अर्थ निकाल पाएंगे। जो अशोक ने जितने भी अभिलेख बनवाए थे, प्राचीनतम अभिलेख बनवाए थे, वो किसने बनवाए थे भैया? सम्राट अशोक ने बनवाए थे, है ना। अब इसके जो अभिलेख है वो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो हमें जरूरी है कि अभिलेखों का अर्थ हमें निकालना है, तो हमें इन दोनों लिपि को पढ़ना पड़ेगा, दोनों लिपि का अर्थ निकालना होगा। तो इस टॉपिक में हम यही समझने वाले हैं कि इन दोनों लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया। देखिए थी ब्राह्मणी लिपि को कैसे पढ़ा गया, सबसे पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया था, है ना। ये बात आप सभी को मालूम है पहले से। अब कैसे कैसे पढ़ाया गया मैं बताता हूँ। देखो 18वीं सदी से क्या होता है, जो हमारे 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वान है, उन्होंने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक जो बंगाली लिपि है, सबसे पहले तो बंगाली लिपि को पढ़ा भाई। उसके बाद देवनागरी लिपि के पांडुलिपियों का अध्ययन किया। दोनों ही जो बंगाली पांडुलिपियां है और देवनागरी लिपि में लिखी जो पांडुलिपियां है, दोनों का अध्ययन करना शुरू किया और इनके अक्षरों की प्राचीनतम अक्षरों से तुलना कर दिया, है ना। तुलना करने की कोशिश की, दोनों अक्षरों को मिलाया, बंगाली लिपि के अक्षर देवनागरी लिपि के अक्षरों को ब्राह्मणी लिपि के अक्षरों के साथ मिलाना शुरू कर दिया। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि यह संस्कृत में लिखे है, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत भाषा में। ज्यादातर प्राचीनतम लिपि का भाषा क्या था भाई? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। भाषा अलग, मैंने आपको बोला ना, भाषा अलग होता है और लिपि अलग होता है। तो ज्यादातर अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत। जेम्स प्रिंसेप ने अशोकाकालीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ 1838 में निकाल दिया। जो हमारे देवनागरी लिपि का अध्ययन किया, बंगाली लिपि का अध्ययन किया, इनके अक्षरों की नमूनों की तुलना
प्राचीनतम लिपि के साथ करके जेम्स ब्रिसेप ने 1838 में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ दिया। ठीक है, उसका अर्थ निकाल दिया। तो बस इसमें इतना ही है। खरोष्टी लिपि को पढ़ा कैसे गया, ये और आसान है। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, तो देखो पश्चिमोत्तर भारत की अगर आप बात करोगे, है ना, इधर आप आओ, थोड़ा सा लेके चलता हूं आप लोगों को पश्चिमोत्तर भारत में। तो इधर आपका पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। तो ये पश्चिमोत्तर भारत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ एरिया मिला दो, है ना। तो ये हो गया पश्चिमोत्तर भारत। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शासन करने वाले जो हिंद यूनानी राजा थे, इन एरिया में जो हिंद यूनानी राजाओं ने जो शासन किया था, ठीक है, तो इन्होंने क्या बनवाए थे, कुछ सिक्के बनवाए थे। अब जो सिक्के बनवाए थे उस पर उन्होंने अपना नाम लिखवाया था दोनों लिपि में। नाम यूनानी लिपि में भी था और साथ ही साथ खरोष्टी लिपि में भी था। दोनों लिपि में इन्होंने अपना नाम लिखवाया था भैया, दोनों लिपि में लिखवा रखा है। तो इससे विद्वानों को बहुत आसानी हो गई खरोष्टी लिपि को पढ़ने में। तो जो विद्वान यूनानी लिपि को पढ़ सकते थे, है ना, जो विद्वान यूनानी लिपि को पढ़ सकते थे, उन्होंने क्या किया, यूनानी लिपि के अक्षरों की तुलना खरोष्टी लिपि के साथ कर दी। ठीक है, यूनानी लिपि की अक्षरों की तुलना किसके साथ कर दी, खरोष्टी लिपि के साथ, और इस तरीके से उन्होंने इसका अर्थ निकाल दिया। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। आखिरी टॉपिक आ जाता है अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं। देखो जी, किसी भी इतिहास को आप जानना चाहते हैं ना, अभिलेख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास के बारे में जानने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है भैया अभिलेख। लेकिन फिर भी अभिलेख साक्ष्यों की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं। जब इतिहासकार अभिलेखों को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है उसको पढ़ने में, उसको समझने में। कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसी को हम अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं कहते हैं। देखो, अक्षरों को हल्के ढंग से, कई बार क्या होता है अभिलेखों पे अक्षरों को बहुत ही हल्के ढंग से लिख दिया जाता है भाई, इतने हल्के ढंग से लिख दिया जाएगा कि अर्थ नहीं निकलता, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ का कुछ मतलब जो अर्थ है वास्तविक अर्थ ना निकल के कुछ और निकल जाता है ना। तो अभिलेखों पे अक्षरों को बहुत ही हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। अभिलेख कई बार क्या हो जाते हैं भैया, नष्ट हो जाते हैं। आंधी आ गया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया भाई, टूट गए, बिखर गए, आधा हिस्सा कहीं और, आधा हिस्सा कहीं और, तो अभिलेख नष्ट हो गए। इस वजह से उस पे लिखे जो अक्षर है लुप्त हो गए, गायब हो गए, कुछ पता नहीं चलेगा। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में भी पता नहीं चल पाता कि भाई वास्तविक अर्थ क्या है। जरूरी नहीं है कि इस समय जो चीजें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है वो उस समय भी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। हाँ, क्या एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ इस पॉइंट को। अभिलेखों के शब्द के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं, है ना। अब कोई शब्द है, कोई लाइनें हैं जो कि उस समय उसका मतलब कुछ और रहा होगा, अभी कुछ और है ना। तो इस तरीके से उन शब्दों को भी पढ़ना विद्वानों के लिए मुश्किल हो जाता है। आगे आ जाओ जी। देखो, अभिलेख कई हजार अभी भी है, लेकिन उन सबको नहीं पढ़ पाया, उनका अनुवाद नहीं किया जा सकता, मुमकिन नहीं है ना। इसके अलावा अभिलेख जो साक्ष्य है, अभिलेख बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन वो अब सुरक्षित हमारे पास मौजूद नहीं है। वही बात होगी, नष्ट वाला पॉइंट ये, इसको रहने दो। ठीक है जी, मैं आप सभी के लिए बस काम की पॉइंट बता देता हूं। इसमें ये एक ही पॉइंट को बस घुमा रहे। देखो, अभिलेख साक्ष्य की एक और कमी क्या है कि खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख के बारे में इसमें कुछ भी नहीं बताया जाता। केवल अभिलेख साक्ष्य विशेष अवसरों का वर्णन करता है। मतलब जैसे अभिलेख बनवा रहा है कोई व्यक्ति या कोई राजा, रोज तो अभिलेख बनवाएगा नहीं, कोई उद्घाटन समारोह होगा, कोई विशेष अवसर होगा, तभी अभिलेख बनेगा। रोजमर्रे की जिंदगी के बारे में अभिलेखों में कुछ नहीं बताया जाएगा। आगे बात समझ में। साथ ही साथ अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के बारे में बताता है, उन्हीं व्यक्तियों के विचार को व्यक्त करता है जो उन्हें बनवाते हैं। आम नागरिकों के बारे में, किसानों के सुख दुख के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा अभिलेखों से। केवल अभिलेख उन्हीं लोगों के बारे में बताएगा जो इनको बनवाते हैं, जो इनको लिखवाते हैं। ठीक है, तो ये अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं हो गई। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक मैंने समझाए हैं आपको समझ में आ गया होगा
किसी टॉपिक में आपको डाउट है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, है ना जी, और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी अभी अपने पास रिसोर्सेज की कमी है, नहीं तो लाइव क्लास भी लेता, लाइव क्लास में आके आप लोगों का डाउट सॉल्व करता। लेकिन जब रिसोर्सेज अपने पास होगा तो मैं लाइव भी आऊंगा, लाइव आके आप लोगों की समस्याओं का समाधान में करूंगा। ठीक है, बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, रोशन सर स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।